ऑपरेशन सिंदूर इंडियाज न्यू नॉर्मल हा कार्यक्रम ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन आणि रुद्र नॅनोटेक प्राइवेट लिमिटेड यांच्या सहकार्याने आपल्यासमोर सादर होता है। मंच पर स्वागत है आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, पूर्व प्रमुख सलाहकार रक्षा मंत्रालय, पूर्व सैन्य सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, पूर्व महानिदेशक रक्षा खुफिया एजेंसी माननीय लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी कंदारे सर का। मंच पर स्वागत है आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, डीआरडीओ के प्रख्यात वैज्ञानिक, आकाश प्रणाली के निर्माता एवं परियोजना निर्देशक, पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत माननीय डॉक्टर प्रहलादा रामाराव सर का। मंच पर स्वागत है आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि, भारतीय थल सेना छत्रपति संभाजीनगर स्थित 97 आर्टिलरी ब्रिगेड के कमांडर माननीय ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह सर का। आज के कार्यक्रम के दूसरे विशेष अतिथि, भारतीय थल सेना छत्रपति संभाजीनगर स्थित 7 गर्ल्स महाराष्ट्र बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर माननीय कर्नल MC अयप्पा सर का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष, प्रमुख प्रबंध निदेशक केयर सिग्मा हॉस्पिटल छत्रपति संभाजीनगर माननीय डॉक्टर उन्मेश जी टाकळकर सर का। आप सभी माननीय अतिथियों का ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन, रुद्र नैनोटेक प्राइवेट लिमिटेड और छत्रपति संभाजीनगर के सभी देशभक्त श्रोताओं की ओर से हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। मंचासीन सभी मान्यवरों से हम नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मी डॉक्टर उन्मेश टाकळकर सरांना विनंती करतो की लेफ्टनंट जनरल विनोद कंदारे सरांचं स्वागत करावे। स्मृती चिन्ह आहे हे ब्रास मेटल मध्ये पद्म हे चिन्ह आहे आणि हे कमळ हे भारताचं राष्ट्रीय फूल असल्यामुळे हे आपण स्मृती चिन्ह बनवलेलं आहे। आप सभी को 15 अगस्त के दिन हुए स्वाधीनता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत स्वाधीनता के 79वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज हम ऐसे भारत को देख रहे हैं जो अभूतपूर्व बदलाव के मंथन से गुजर रहा है और इस मंथन से प्राप्त अमृत रूपी नए सशक्त, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर होने के पथ पर है। ऐसे भारत के हम साक्षी हैं। हम आज ऐसे भारत में है जो संवेदनशील है, जो विश्व का एकमात्र राष्ट्र है, जो वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखकर उसी का आचरण करना जानता है। हम आज ऐसे भारत में हैं जो नई ऊर्जा, नए सामर्थ्य के साथ विश्व की तीसरी बड़ी महासत्ता बनने के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम आज ऐसे भारत में हैं जो अपने वजूद की उद्घोषणा बुलंदी से करना जानता है। ऐसे तेजस्वी राष्ट्र को, इस राष्ट्र की रक्षा करने वाले हर एक सैनिक को, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने वाले हर एक व्यक्ति को हम शतशः नमन करते हैं। आज के हमारे सभी अतिथि देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम व्रतम, देश रक्षा परो यागः, देश सेवा रतो भवेत, इस भाव से राष्ट्र समर्पित कार्य कर रहे हैं। इसलिए निश्चित ही आज के इस कार्यक्रम से हम ऊर्जा और प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का प्रयत्न करेंगे। सालों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने सभी देशवासियों को और विशेषकर युवाओं को आह्वान किया था कि देश निर्माण में भागीदार बनने के लिए आप अपना योगदान दीजिए। सन 2022 में स्वाधीनता के अमृतकाल पर्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी देशवासियों के सामने यह आह्वान किया कि देश के पुनर्निर्माण के हेतु और सन 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए आप अपना योगदान दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित होकर और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी
जी के आह्वान को प्रतिसाद देने के लिए सन 2022 में यानी स्वाधीनता के अमृतकाल में ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन इस सेवाभावी संस्था की स्थापना हुई और ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण यह गंतव्य सामने रखकर पद्म फेस्टिवल इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत की। गत 3 सालों से पद्म फेस्टिवल का आयोजन छत्रपति संभाजीनगर में हो रहा है। इस साल नवंबर में पद्म फेस्टिवल का 4th संस्करण संपन्न होगा। पद्म फेस्टिवल में भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित मान्यवरों को आमंत्रित किया जाता है और साक्षात्कार या संवादात्मक सत्रों के माध्यम से इन मान्यवरों के विचार, उनके कार्य और उनका संघर्ष छात्राओं एवं समाज के विविध स्तर के श्रोताओं के सामने रखा जाता है। हर वर्ष पद्म फेस्टिवल में हम प्रयास करते हैं कि पद्म पुरस्कार की 9 श्रेणियों में से हर एक श्रेणी के कम से कम एक मान्यवर को हम आमंत्रित करें। अब तक संपन्न हुए 3 पद्म फेस्टिवल में 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 24 पद्मश्री पुरस्कार मान्यवर सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में आकर छात्राओं के सपनों को सशक्त करने का, उनका आत्मविश्वास जागृत करने का, उनको राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए मार्गदर्शन किया है। पद्म फेस्टिवल के समारोह सत्र में हम छात्राओं को मार्गदर्शन देने हेतु सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल आदि स्तर के रक्षा दल के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ बर्बरता से भरा आतंकवादी हमला और उस हमले के बाद 6 मई की रात 7 मई की सुबह भारत ने अपने सामर्थ्य के साथ इस आतंकवाद के हमले को दिया करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने विश्व को दिखा दिया कि भारत अगर विश्व को शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध का देश है तो भारत परकीय आक्रमणों, आतंकवादी विचार रखने वालों के खिलाफ युद्ध नीति सिखाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे वीरों का भी देश है। कौटिल्य नीति और चाणक्य नीति से ज्ञान लेकर उस ज्ञान का उपयोग कर ऑपरेशन सिंदूर को विशेष बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर नाम से लेकर हर एक काम तक विशेष था। अपने असीम शौर्य का प्रदर्शन दिखाने वाला ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की आतंकवाद के खिलाफ की गई एक नीति है। इसीलिए यह अब भारत का न्यू नॉर्मल है और यह विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि जब देश एकजुट होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं और परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए आकाश मिसाइल के जनक डॉक्टर प्रहलादा रामाराव सर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार रह चुके माननीय लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंदारे सर, इनको छत्रपति संभाजीनगर में निमंत्रित कर इनका सम्मान करने हेतु और भारत की सामरिक शक्ति और बदली हुई नीतियां, इन विषयों पर प्रकाश डालने हेतु ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन ने इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले हम 2 वीडियो क्लिप्स देखेंगे। पहलगाम हमले के बाद हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादी और उनको आसरा देने वाले, उनको ताकत देने वाले सभी को कड़ी भाषा में जो इशारा दिया था या चेतावनी दी थी, वह वीडियो क्लिप हम स्क्रीन पर देखते हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया,
किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. 6 मई की रात और 7 मई की सुबह को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक जिस ऑपरेशन की शुरुआत की थी, वह ऑपरेशन 10 मई की शाम को स्थगित किया गया। वही ऑपरेशन सिंदूर की भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड यानी पश्चिमी कमान ने बनाई हुई वीडियो क्लिप के कुछ अंश अब हम स्क्रीन पे देखेंगे। 2025 वो काला दिन जब चंद आतंकवादियों ने खुशियों भरे पहलगाम को खून की बारिश में भिगो दिया। गोलियों की आवाजों में बिखरते हुए सिंदूर की चीखें सुनाई दी रही। Open fire on tourists in Jammu and Kashmir. The attack occurred in Pahalgam, popular tourist destination. 26 people have been killed. जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को वही ऑपरेशन सिंदूर की उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा पश्चिमी मिलेगी। कमान ने बनाई हुई वीडियो क्लिप के कुछ अंश अब हम स्टेट स्क्रीन ऑफ पे आर्ट देखेंगे। लॉजिस्टिक्स यानी कि आधुनिक संभार था और इसका प्रत्यक्ष रूप अनगिनत मिसाइलों का प्रचंड प्रहार था। ये ललकार थी भारतीय सेना के शक्तिबोध को और इसी ललकार का प्रतिकार था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा अचूक प्रहार था जिसमें शामिल संपूर्ण देश के प्रतिशोध का विचार था। Our response to his attacks on a post was very violent, and our strikes on the air bases were very precise again and very accurate. And as you know, just about 24 hours after that, begged for the cessation of hostilities. Readiness high, running straight as per weapon free. Reporting South and Freezer.
जहां एक ओर सीनियर कमांडर्स का तजुर्बा था, वहीं दूसरी ओर ये सरहद पर डटे हर सैनिक का जज्बा था। ऑपरेशन सिंदूर यंग ऑफिसर्स के नेतृत्व की अग्नि परीक्षा भी थी और सरदार साहिबानों के अनुभव का ऐलान। ये सिर्फ भारत की सेना की ही नहीं, देश की हर बहू बेटी के सिंदूर की भी जीत है और भारत के हर बड़े बूढ़े और बच्चे का सम्मान भी। लेकिन अभी के लिए यह आक्रमण बस पर्याप्त है, समाप्त नहीं। तैयारी अभी भी जारी है और अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी है। हौसलों के साथ साथ अब ड्रोन्स का सैलाब होगा। हर एक नापाक मिसाइल के बदले भारत के ब्रह्मास्त्र का जवाब होगा। हर टैंक का लक्ष्य सिर्फ तेरा विध्वंस होगा। अब की युद्ध ऐसा होगा कि तेरा बचा न कोई अंश होगा। आधुनिक तकनीकों का ऐसा मायाजाल बनकर आएगा, हर मिसाइल का हमला तुझ पर तेरा काल बनकर आएगा। हर सैनिक तेरी मौत बनेगा और तुझे सिंदूर के माने समझाएगा। क्या धर्म है भारत की सेना का, ये भारत का हर फौजी तुझको बतलाएगा। और इसके लिए तैयारी अभी भी जारी है और अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी है। कान खोलकर सुन ले दुश्मन, कितनी भी आतंकी चालें चल ले, ये भारत की सेना है जिसके हौसले कभी नहीं हारेंगे। तो करके देख दोबारा जुर्रत, हम फिर से घर में घुस के मारेंगे और अब की पहले से ज्यादा अंदर घुस के पहले से ज्यादा मारेंगे। तैयारी अभी भी जारी है और अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी है। एकदा जोरदार घोषणा देऊया, भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय थल सेना वेस्टर्न कमांड यानी पश्चिमी कमान के सहयोग से हमने ये वीडियो क्लिप दिखाई थी। अब हम संवादात्मक सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। करीबन 4 दशक तक भारतीय थल सेना की वर्दी पहनकर कार्यरत रहे और अपनी निवृत्ति के पश्चात भी अपना समय राष्ट्र कार्य को समर्पित करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार रह चुके माननीय लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी कंदारे सर का संवादात्मक सत्र अब संपन्न होगा। इस संवादात्मक सत्र के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं भारतीय थल सेना तथा भारतीय नौसेना के कुल मिलाकर 37 साल की सेवा कर चुके छत्रपति संभाजीनगर के सुपुत्र सर्जन कैप्टन मोहन रोटे सर को। मी नितीनजी अग्रवाल यांना विनंती करतो की ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन तर्फे सर्जन कॅप्टन मोहन एस रोटे यांचे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करा। हेलो। इस संवादात्मक सत्र की शुरुआत करने से पहले देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी कंदारे सर पर बनाई गई एक विशेष वीडियो क्लिप।
एवरीवन। अभी आपने क्लिप देखी होगी, रोंगटे खड़े हो गए शरीर। इट्स लवली सर व्हाट यू हैव बीन डूइंग, व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। ऑन बिहाफ ऑफ ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन एंड रुद्रा नैनोटेक, I welcome you to Chhatrapati Sambhaji Nagar. It's a great privilege for me today to be sitting next to you, sir. I mean, I feel really humble and fortunate that I'm able to take your interview today. And thanks to Gyan Yagya Foundation that they offered me this opportunity today. Just to begin with, today is also a very fortunate day, as Ajay had said that today is 100th day exactly after Operation Sindoor. And today is the date 17th August on which the Radcliffe Commission had settled the boundaries between India and Pakistan. So very fortunate, sir. I mean, lucky to have today this function organized by Gyan Yagya Foundation. Just to begin with, sir, Op Sindoor, as we just heard and seen the clips, also video clips, it happened and it was such a sudden decision taken by Government of India, and it went on between 6th and 7th of night. I can imagine you as a principal advisor to Minister of Defence sitting in the ops room with all the powerhouse along you, deciding the future steps to be taken, its implications. And it went on for 3-4 days, and on 10th when it was suddenly paused, we as, I mean I can imagine, and when I was discussing with lot many civilian friends, everybody had one question, that when the situation was almost win-win, everybody thought that now we are going for launch and going to capture whatever possible territory of Pakistan, but there was a sudden pause. What do you think that, sir? Why it should have happened, and why this decision of pause was taken? Thank you, Mohan, for welcoming me, inviting me. Thank you to all citizens of Chhatrapati Sambhaji Nagar. You know, such an event that you all have organized is a citizens' initiative which is very rare to see elsewhere. So firstly, my compliments to everyone. And as we start our conversation, I want to tell you that जो तरीका होता है ऑपरेशन प्लान करने का और कंडक्ट करने का, उसमें हमारा एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि सारे ही लोग ऑपरेशन रूम में होते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऑपरेशन रूम में होते हैं। जैसे मेरी पोजीशन डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री जी के साथ थी, तो अलग अलग लेवल पे ये डिस्कशन होता है, सो दैट everyone does not carry only one single approach which may have some problems. तो आप अलग अलग सेगमेंट्स में आप इसको डिस्कस करते हैं। जैसे जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उस समय भी बहुत अच्छे रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, तो उस समय से हम लोगों ने अनुभव किया कि पाकिस्तान जैसे शत्रु देश, पड़ोसी देश, इसको कैसे सबक सिखाना चाहिए। लेकिन एक चीज जो आपने पूछी कि हम लोग रुके क्यों, देखिए आप एक पहली बात ये समझ लीजिए, युद्ध एक सस्ता उपाय नहीं है, इसमें बहुत खर्चा होता है। देश की अर्थनीति, देश की आर्थिक स्थिति पे जब भी कोई लड़ाई होती है उसका बहुत बड़ा प्रेशर बनता है। पहले हम ये सोच लें कि हमें देश को कहां ले जाना है। हमने सबने क्लियर कर रखा है कि देश को हमें 2047 में एक विकसित देश के रूप में, हमने आने वाली पीढ़ी, जो अभी मैं जब हॉल के अंदर आया मैंने देखा बहुत यंग बच्चे यहाँ पे हैं, ये पीढ़ी है जिसको हमने हैंड ओवर करके जाना है ये देश एज अ डेवलप्ड कंट्री।
हमारे दिमाग में एक कठिन चॉइस होता है। पाकिस्तान जैसे नॉनसेंसिकल कंट्री के साथ लड़ाई में उलझ जाएं या उसको सबक सिखाएं, उसके बाद अपने काम में दोबारा लग जाएं। जो गलती रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हो रही है वो गलती हमने नहीं करनी है। हमें उतना ही, अब आप तो डॉक्टर हैं, आपको भी पता है कितने एंटीबायोटिक्स देने हैं, आपको रिजल्ट क्या लेना है, उसको रिजल्ट के हिसाब से उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, और उसके बाद अगर वो दोबारा करेगा तो उसको दोबारा पनिशमेंट दी जाएगी। करेक्ट। तो इसलिए ये कई लोगों का ये सोचना था, और उन लोगों का सोचना शायद देशभक्ति के तौर पे था, लेकिन एक होता है इमोशन और एक होता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि आपने अगर किसी को 2 बॉक्स मार दिए, वो नीचे गिर गया, तो उसके बाद उसके छाती पे चढ़ के उसको मरने तक मत मारो। उसके बाद पाकिस्तान का क्या स्वरूप होगा आपको भी नहीं मालूम। क्या आप इसको मारने के बाद एक दूसरे राक्षस को जन्म देंगे? तो आपको बहुत सोच समझ के कितनी पनिशमेंट देनी है और क्यों देनी है। अभी कल जब मैं यहाँ पे एक कॉलेज में बात कर रहा था तो मुझे यही प्रश्न पूछा गया, उसमें मैंने यही बताया कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं, जो अभी यहाँ फ्रंट रो में ब्रिगेडियर वीरेंद्र हैं, हमारे कर्नल 2 कर्नल साहब हैं, हम सब जब कैडेट होते हैं तो हमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं, उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है जो गोल्डन रूल है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का क्या एम था? टेररिज्म को हमने डिस्ट्रॉय करना था या डैमेज करना था। तो पॉलिटिकल एम को हमने जब मिलिट्री एम में ट्रांसलेट किया तो हमारा एम बड़ा क्लियर था कि जो ये 3 तंजीमें हैं, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका हेडक्वार्टर मुरीद के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद है, इनको हमने सबक सिखाना था। और इनको सबक सिखाने के लिए जब 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, तब हमने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया था बाय इन्फेंट्री। फिर हमने जब 2019 में अगेन हमने एक ट्रेनिंग कैंप को डिस्ट्रॉय करना था, तो हमने एयरफोर्स यूटिलाइज की, जिसमें हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया और हमारे वेपन्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट या जब्बार टॉप में डिस्ट्रॉय किया। तो इस बार भी बड़ा क्लियर था कि ये लोग इंटरनेशनल बॉर्डर के पार अपने मदरसे, अपने हेडक्वार्टर, बड़ी बड़ी 4-4, 6-6 मंजिला बिल्डिंग बना के एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि उनको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कैसे टच नहीं कर सकते? हमारी काबिलियत है और हमारा उद्देश्य है कि उनको टच करना। इसलिए हमने ये किया कि पहली ही रात को उनकी वो बिल्डिंग्स रात को 1 बजे हमने डिस्ट्रॉय की, बिल्कुल मटिया मिट की। ये हमारा उद्देश्य था, हम उद्देश्य में पूरे हुए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, वो हमें मंजूर नहीं था। और इसलिए फिर हमने उनके मिलिट्री जो एयर बेसिस थे उनको टारगेट किया। और उसके बाद उन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की, उनके डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया कि इसके आगे नहीं करना है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसी के आगे हमको पीओ के पकड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। पीओ के अगर आपको कैप्चर करना है, वो एक बहुत डेलिब्रेट ऑपरेशन, बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है, समय लगता है, तैयारी करनी पड़ती है। जिन लोगों को शायद समझ में आए, 1971 में भी जब इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जनरल मानिक शॉ को कहा था, अप्रैल महीने में कहा था, और उन्होंने क्या कहा, ये समय सूटेबल नहीं है। करेक्ट। और फिर फाइनली हमने जाके दिसंबर में किया। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है और जो मिलिट्री प्लानिंग के लिए जो उपयुक्त समय होता है, उपयुक्त तैयारी होती है, उसके लिए मिलिट्री से ही पूछना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये भी बिल्कुल सही समय था और सही एग्जाम्पल है जहां पे पॉलिटिशियंस की प्लानिंग, पॉलिटिशियंस की डिजायर्स और मिलिट्री का एक्शन, ये बिल्कुल एक कन्वर्जेंस में था। Thank you, sir. Before we go into more questions about OPS, I know that you served in all the possible areas
of India, and of course abroad also. You were in China border, in Chushul sector, you in J&K also. You participated in Operation Meghdoot also. There are two operations in India which are still carrying on. Rest, all other operations were stopped. One is Operation Meghdoot and now Operation Sindhu. Sir, on behalf of all, I would like to request you to describe about of Meghdoot in short. देखिए, जो बॉर्डर्स हैं उसको क्लियर डिफाइन जब ब्रिटिश व्हेन दे लेफ्ट इंडिया दे डिड नॉट डिफाइन वेरी क्लियरली, एंड मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स टुडे व्हिच वी फेस विद चाइना और विद पाकिस्तान आर अ गिफ्ट गिवन टू अस बाय द ब्रिटिश, एंड ऑपरेशन मेघदूत इज वन पार्ट ऑफ दैट. तो जब हम अपनी वेस्टर्न बॉर्डर्स देखते हैं तो जितना ग्लेशिएटेड एरिया है, और ये कारगिल से जब उत्तर की दिशा में हम जाते हैं, कारगिल रफली मैं बता रहा हूँ, उसमें उत्तर की दिशा से हम जाते हैं तो पूरा एरिया ग्लेशिएटेड है, ग्लेशियर है, 74 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर. टेम्परेचर इज -45 to -60 डिग्री. विंड स्पीड्स आर 100 to 150 किलोमीटर्स पर आवर. विथ नॉर्मल क्लोथिंग यू कैनॉट सर्वाइव. इट्स अ हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ 16,000 फीट एंड अबव. कुछ हमारी पोस्ट 21,000 पे भी हैं. तो वहाँ पे पहले एक्सपीडिशंस जाते थे, ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन. तो एक समय आया जो 1981 में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी मिली कि पाकिस्तान हमारे एरिया में एक्सपीडिशन, जर्मन्स का एक्सपीडिशन, जापानीज का एक्सपीडिशन कंडक्ट कर रहा है. मतलब पड़ोसी के घर में किया जा रहा है बगैर पूछे. तो उस समय हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडेंट थे कर्नल एन कुमार, नरेंद्र कुमार, एक्सीलेंट माउंटेनियर. उन्होंने कंचनजंगा भी समिट किया था. तो वो एक पेट्रोल लेके, जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स थे, उनका पेट्रोल लेके 82 में वो गए और महसूस हुआ, उन्होंने इमीडिएटली आके रिकमेंडेशन दिया कि वी शुड पुट आवर ट्रूप्स देयर. इट्स नॉट इजी, यू नो, यू नीड स्पेशल क्लोथिंग. जो क्रैम्पॉन्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, और ये सारा इंडिया में नहीं बनता था. आज बन रहा है लेकिन उस समय नहीं बनता था. तो ये पहले परचेस किया गया ऑस्ट्रिया से, और फिर हमने 1984 में हेलीकॉप्टर से कैप्टन संजय कुलकर्णी ऑफ 4 कुमाऊं, वो हेलीकॉप्टर लो होवर में था और वो उन्होंने पहले नीचे देखा कि ग्लेशियर पे कैसे जंप किया जाए. तो उन्होंने एक पहले 25 किलो की आटे की बोरी फेंकी नीचे और उसके ऊपर उन्होंने जंप किया. इतना मुश्किल था. और जितने जवान 4 कुमाऊं और 19 कुमाऊं के थे उनको हेलीकॉप्टर से इंडक्ट किया, और इतनी बुरी हालत थी वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन कम है. वहां पे आप इमेजिन कीजिए 9,000 फीट के एल्टीट्यूड से आप सीधे 18,000 की एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं. तो उल्टियां होती थी, सर दर्द होता था, एंड सम पीपल डाइड ऑल्सो. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. बट एनीवे, जो 1984 में ये स्टेबलाइज हुआ. अभी ऑपरेशन मेघदूत के हमारे इस इनिशिएटिव से पाकिस्तान बहुत चिढ़ गया, बौखला गया, और उन्होंने जो उनके जैसे पैरा कमांडोज या स्पेशल फोर्सेस, जो दर्शकों को समझ में आ रहा है, जो सबसे उनकी एलीट फोर्स होती है उसको SSG कहते हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, उसको कमांड कर रहे थे ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ. अभी इसको ध्यान से सुनिए. तो 1985, 1986, 1987, 1988 हर साल उन्होंने ग्लेशियर को अटैक किया, और हर साल हमारे ट्रूप्स ने, हमारे बहादुर ट्रूप्स ने अटैक को फेल किया, हर साल. और उसकी वजह से अभी लॉन्ग टर्म में उसका इंपैक्ट ये हुआ कि परवेज मुशर्रफ इतना चिढ़ गया, फाइनली जब वो चीफ बना तो उसने कारगिल ऑपरेशन इसीलिए किया कि उसको कारगिल, सियाचिन का बदला लेना था.
और वो ऑपरेशन तब से अभी तक इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर हमने वो जगह छोड़ी और पाकिस्तान उसके ऊपर आके बैठा तो हमारे काफी कुछ इलाके लद्दाख के हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑपरेशन मेघदूत, जहां आज भी एक ब्रिगेड मतलब तकरीबन 3000 हमारे जवान वहां पे हमेशा तैनात रहते हैं। एयरफोर्स और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स उनको हर रोज राशंस पहुंचाते हैं। वहां पे मैक्सिमम इतनी मुश्किल कंडीशन होने की वजह से जो आपका सबसे तंदुरुस्त आदमी भी होगा तो वो 10 किलो से ज्यादा पीठ पे उठा नहीं सकता। वहां पे अवलांचेस कंटिन्यूसली आते हैं जिसमें हमारे कई बार नुकसान भी होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फायरिंग चलती है, आर्टिलरी फायरिंग, ऑटोमेटिक गन्स की फायरिंग चलती है। तो वहां पे खतरा एक है बर्फ की वजह से और बिकॉज एक ग्लेशियर, जितने ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ग्लेशियर इज अ मूविंग रिवर ऑफ आइस। तो जैसे वो मूव करती है, बहुत धीरे मूव करती है, लेकिन वो जो ऊपर आइस होता है वो फटता है, उसको कहते हैं क्रेवास। तो कई बार आप क्रेवास में भी गिरते हैं और आप क्रेवास में गिरे तो श्योर शॉट आपकी डेथ निश्चित है। तो अब वहां पे हमारे देश की तरफ से मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, हमें बेस्ट पॉसिबल राशन मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम उसको खा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे जो जबान होती है, टंग, उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, तो आपके सारे टेस्ट बड्स डेड हो जाते हैं। तो आपके पास राशन है लेकिन आप खा नहीं सकते उसको। और वहां पे जितने भी लोग जाते हैं नॉर्मली, कोई भी हेल्दी से हेल्दी व्यक्ति भी जाएगा तो 3 महीने 6 महीने टेन्योर करके जब वो वापस आता है तो उसका वजन 10 किलो से 20 किलो के बीच में कम हो जाता है। इतना मुश्किल कंडीशन है ऑपरेशन मेघदूत। तो जो भी आप जब यहाँ पे किसी जवान को मिलें और वो आपको बोले कि मैं ऑपरेशन मेघदूत या CHN से आ रहा हूं, तो उसको कम से कम एक जादू की झप्पी जरूर दीजिए। सही बात बताई। थैंक यू वेरी मच सर। एंड जिस हाईट्यूड वारफेयर स्कूल के बारे में आपने जिक्र किया, आई वॉज लकी टू बी देयर फॉर 4 years एंड Colonel N. Kumar, which again you mentioned, I've served under him also. And I'm really, as a doctor, I've seen that when the battalions were coming down from Siachen, जो वो वापस आती थी तो तकरीबन 1/3 to almost half battalion used to be medically down with so many issues, frostbite cases, pulmonary edemas, heart attacks, and n number of deaths, including of officers. Yeah. So thank you very much, sir, for enlightening us about Operation Meghdoot. Sir, as been shown in this few slides and been told about you, you got a gallantry medal of, say, Sena medal, and this is possibly your planned raid actions against Pakistan on LOC. Can you just tell in few minutes about that gallantry awards? ये रेड के बारे में जो आपने पूछा, तो आपको सिर्फ सभी को ये बताना चाहता हूं कि सभी को पता है कि मई 1999 टू जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय यानी कारगिल ऑपरेशन जो आप सब जानते हैं, वो हुआ फॉर वॉट एवर पॉलिटिकल रीजंस एंड स्पेशली आफ्टर वी हैड रिकैप्चर्ड द हाइट्स ऑफ कारगिल, दरास, बटालिक, मस्को, ये हमने रिकैप्चर कर लिए थे। तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला कि ओके लेट अस कॉल ऑफ द ऑपरेशन, तो वो जुलाई में बंद कर दिया। लेकिन आपको पता है कि दिल्ली में और जोजिला के उस पार या जवाहर टनल के उस पार अलग अलग दुनिया है। तो भले ही दिल्ली में ये हुआ कि लड़ाई बंद हो गई, लेकिन फौज की लड़ाई चलती रही और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ खूब फायरिंग होती थी, रेड्स होते थे दोनों साइड से, स्नाइपिंग होती थी। एंड वर्स्ट केस वाज पाकिस्तानीज यूज्ड टू फायर ऑन आवर सिविलियंस इन द बॉर्डर एरिया विच वाज वेरी पेनफुल टू अस। तो ये चल रहा था एंड समवेयर इन फरवरी 2016 पाकिस्तान की एक टुकड़ी जिसमें उनके SSG के कमांडोज थे और टेररिस्ट थे, टेररिस्ट टीम लेड बाय वन पर्सन नेम्ड एज इलियास कश्मीरी। आप लोग गूगल पे उसको देख सकते हैं, इलियास कश्मीरी का नाम आपको मिलेगा। और उन्होंने एक हमारे ब्रिगेड में
मतलब हमारे ब्रिगेड में 5 बटालियंस थी, ये नौशेरा सेक्टर था, और उसमें एक पोस्ट थी जिसका नाम था अशोक पोस्ट। उस पोस्ट को ये पाकिस्तानियों ने रेड किया और हमारे 10 जवानों को उन्होंने वहां मार दिया। 9 को मारा, 10वें को वो जिंदा ले गए। और हमारी जो पोस्ट थी वो मेरी बटालियन की नहीं थी, किसी और की थी, और उस पोस्ट में आग लगा दी पूरी तरह से। और अगले दिन सुबह, मतलब ये रात की कार्रवाई थी उनकी, और अगले दिन सुबह जैसे पोस्ट के नीचे जहां पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक गांव है जहां से वो पोस्ट दिखती है, और उसके सामने एक छोटा सा ग्राउंड है, तो इन पाकिस्तान के टेररिस्ट ने हमारे पोस्ट की तरफ देख के आवाज लगाई, और वो हमारा जो जवान लेके गए थे उसको वहां पे उन्होंने उसकी गर्दन कलम की, सबके देखने के इन विजिबल साइट। और उसके बाद उस गर्दन से वो फुटबॉल खेले। वेरी सैड। और उसके बाद वो गर्दन लेके गए मुंडी, और परवेज मुशर्रफ तब तक प्रेसिडेंट बन गए थे पाकिस्तान के। आपको याद होगा कि 2000 में अक्टूबर में उन्होंने 99 अक्टूबर में तख्ता पलट किया था, और वो अब चीफ भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, और ये इलियास कश्मीरी ने ट्रे में ले जाके उनको ये गर्दन दी, सर दिया, और 1 लाख रुपए परवेज मुशर्रफ ने कैश दिया। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग अभी भी सोचते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट और पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान गवर्नमेंट अलग अलग हैं, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है, सब एक थैले के चट्टे बट्टे हैं ये। वहां पे वो होने के बाद जब जनरल मलिक हमारे चीफ थे वो आए, काफी नाराज थे। नाराज होना स्वाभाविक है क्योंकि ये देश की बेइज्जती एक तरह से थी, और उसके बाद उनको गुस्सा ये भी था कि हमारे जवान को इस तरह से ट्रीट किया गया। तो उन्होंने, हम जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, हम लोग 5 कमांडिंग ऑफिसर्स वहां पे खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि इसका बदला लिया जाएगा। खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फाइनली मैंने वॉलंटियर किया कि मेरी बटालियन ये बदला लेगी, और 2 ही कंडीशंस मैंने बड़ी पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि कहां पे रेड करना है, कब रेड करना है, कितने बजे रेड करना है, किस तारीख को रेड करना है, ये मेरे ऊपर छोड़िए। वो इमीडिएटली अग्री हो गए। आर्मी कमांडर हमारे HM खन्ना साहब थे। और दूसरा मैंने बोला यहाँ पे विजिट ज्यादा मत कराइए क्योंकि फिर वो हेलीकॉप्टर दिखता है, फिर सामने वाले को पता लगता है, वो भी अग्री हुआ। 27-28 अक्टूबर की रात को मेरे 2 ऑफिसर्स और 18 जवान रात भर क्रॉलिंग करके एक पाकिस्तान की पोस्ट है रिंग कंटूर, बिल्कुल उसकी नजदीक पहुंच गए। रात भर क्रॉलिंग किया, झाड़ियों में से क्रॉस किया, माइनफील्ड में से क्रॉस किया, और बिल्कुल जब दीवार के पास पहुंच गए तो उस समय हमारे प्लान के मुताबिक ये था कि एक साइड से खड़े होकर मैं रॉकेट लॉन्चर फायर करवाऊंगा और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू होगा। तो सुबह 5 बजे, ठीक सुबह 5 बजे रॉकेट लॉन्चर से फायर किया, और वो करीब 8 फीट की सीमेंट वॉल थी। मेरे जवानों की हाइट नॉर्मली 5 फीट या 5.5, बिकॉज वो गढ़वाल राइफल्स के हैं। तो हमने वो एक्सप्लोजिव से दीवार ब्लास्ट की, और दीवार ब्लास्ट करते से हमारे जवान पूरे अंदर घुस गए, और हर एक बंकर में चुन चुन के उन्होंने पाकिस्तानियों को, जो उनके सोल्जर्स थे, पूरे पोस्ट में जितने भी सोल्जर्स थे सबको मारा। टोटल 26 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मौत के घाट वहीं उतारा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो पाकिस्तान का ऑपोजिट जो बटालियन थी, जो हमारे ऑपोजिट बटालियन थी, उसका 15 पंजाब पाकिस्तान आर्मी की, उनके बटालियन कमांडर को अपने पोस्ट से हटा दिया गया। जो ब्रिगेड थी वहां पे 4 POK ब्रिगेड, उसके ब्रिगेड कमांडर को हटा दिया गया। तो हमारा अशोक पोस्ट के 10 जवानों का बदला कंप्लीट। That's really great, sir. I mean, we can imagine what situation you must have gone through. Yeah. And all of us, in fact, sitting in the crowd, realized what exactly operation you carried out. Now, we'll come back to Sir Op Sindoor, what is today's main topic. We'll get back to
those days where exactly the operation took place. And after 22nd April attack, after 14 days when the decision was taken on the 6th and 7th night, what was the scene there in the ops room, sir? When it's very, we are very lucky to have sir here, because we'll be literally, I mean, they call it as टाइगर्स माउथ से सुनने को मिलेगा, चश्मदीद गवाह जिन्होंने डिसीजंस लिए ऑन जिसके ऊपर आगे की कार्रवाई हुई, एंड जो हमने हासिल किया है आज ना ही नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो आज हिंदुस्तान का सम्मान जो मिला है हिंदुस्तान को, उसके पीछे के पर्दे के पीछे के ऑपरेशन रूम में जिन्होंने ये सारे डिसीजंस लिए, उसमें के एक जनरल खंडारे. Can you just tell me, sir, what exactly the scene was there in that night? एक गवर्नमेंट का डायरेक्टिव रहता है कि ऑनगोइंग ऑपरेशन के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा. मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी उस समय क्या सिस्टम था, और फिर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं. क्योंकि अगर मान लीजिए ऑनगोइंग ऑपरेशंस के बारे में कोई बताता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है. तो मुझे पक्का मालूम है कि आपका एनजीओ तो मुझे पेंशन नहीं देगा. लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे होता है. जैसे आप चलिए आपको ले जाते हैं, जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी हमने, तो उस समय हमने क्या किया. तो प्रधानमंत्री जी वही थे, एनएसए अजीत डोभाल जी भी वही थे जो आज हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हुआ. लेकिन जैसे महाभारत में सच भी बोला गया, झूठ भी बोला गया, लेकिन उसको सच माना गया, तो वैसे ही आप सुन लीजिए इसको. तो जब ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात तय हो गई, तो प्रधानमंत्री जी ने एनएसए साहब को बुला के बोला कि आप अब इसको अपने कंट्रोल में लीजिए और प्लान बनाइए और मेरे पास आइए. तो एक कोर ग्रुप बना 10 लोगों का, और उन 10 लोगों में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों चीफ्स, आरएनएडब्ल्यू चीफ, आईबी चीफ, एनटीआरओ जो एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, एनटीआरओ चीफ, फिर जो अभी फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, ये उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, तो ये भी उसमें शामिल थे. फिर डीजीएमओ जनरल रणबीर सिंह वो थे, मैं डीजीडीआईए था, और एनएसए साहब, ऐसे कुल मिला के हम लोग 10 लोग थे. मिलने का कोई ऐसा टाइम तय नहीं होता था. मिलना है तो रात को 1 बजे, 2 बजे, सुबह 5 बजे, और बिल्कुल क्वाइटली खबर कर दी जाती थी. हम लोग एनएसए साहब के घर पहुंचते थे, वहां पे एक कमरा है, जो लास्ट आदमी अंदर आएगा वो उसको अंदर से लॉक कर लेगा. कोई चाय पिलाने वाला नहीं, पानी पिलाने वाला नहीं, सब बाहर. हमारे सबके मोबाइल स्विच ऑफ बाहर. और फिर जब हम पूरी प्लानिंग कर लेते थे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 10 घंटे लगे, वो दरवाजा तभी खुलता था जब सारा प्लान बन जाएगा. उसके बाद खोला, चुपचाप बगैर हल्ला किए अपने अपने घर जाओ, ऑफिस जाओ, काम शुरू. और उस समय पे ये तो प्लानिंग चल रही है, लेकिन बाकी दुश्मन पे लगातार नजर रखनी पड़ती है. तो उस समय दिन में 2 बार रिटर्न रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर को जो दी जाती थी वो मैं तैयार करता था, जिसमें आरएनएडब्ल्यू, आईबी सबके रिपोर्ट्स कि पाकिस्तान की नेवी क्या कर रही है, पाकिस्तान की एयरफोर्स क्या कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, पाकिस्तान की पुलिस क्या कर रही है, टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है. ये सारा पूरा दिन में 2 बार एनएसए साहब पीएम के पास ले जाते थे. तो सुबह वो ले जाते थे 9 बजे, जिसकी रिपोर्ट हम रात को 3 बजे से बनाना शुरू करते थे. क्योंकि रिपोर्ट बनाना कंपाइलेशन नहीं होता है, कंपाइल करने के बाद उसको एनालाइज करना पड़ता है, और एनालाइज करने के बाद नीचे असेसमेंट लिखना पड़ता है. 90% ऑफ द टाइम द प्राइम मिनिस्टर विल रीड ओनली द असेसमेंट. तो आपको इतना एक्यूरेट होना चाहिए, और यहां पे गलती होने का स्कोप नहीं है. तो सुबह 9 बजे एक बार वो देखते थे और शाम को 5 बजे देखते थे. तो राउंड द क्लॉक सच थिंग्स हैपन. तो जैसे आपने बोला ऑप्स रूम में क्या चलता है, ये मैंने आपको शायद 10% चीज बताई है. Thank you very much, sir. I know due to restrictions, yes, as you mentioned,
I'm also involved in that. We might lose some pension of ours, and we don't want to lose, obviously. But as a general public, sir, definitely this thing will be in everybody's mind. In such scenario, when these things are happening at border, everybody is ready, all forces are ready for attack. There is a will in everybody's mind कि कुछ होना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उस वक्त आप जब ऑप्स रूम में बैठे होते हो तो वहाँ पे सिचुएशन टेंस होती है या कैसे? आई मीन, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स? एक आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ. आई विल टेक यू बैक टू दैट रेड विच वी कैरिड आउट अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल. उस समय ये हम एक्चुअली लाइव रेड प्लान कर रहे थे, और उस समय हमारे कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल खन्ना, वो बड़े गुस्से में थे, बहुत उनको गुस्सा आ रहा था. और हमारे आर्मी कमांडर थे, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल खन्ना ही थे, एचएम खन्ना. तो उन्होंने हमारे कोर कमांडर को, हम सब वहीं पे थे, तो उन्होंने बोला बैठो बैठो. एंड उन्होंने एक सलाह दी जो आज तक मैं फॉलो करता हूं. और जितने भी ऑपरेशन जिसमें चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो या गलवान हो या डोकलम हो, ये सब में, या सिंदूर हो, इसमें सब में मैंने वो फॉलो की और तकरीबन सभी फॉलो करते हैं. वो एडवाइस क्या थी? जनरल खन्ना ने बोला जब तुम लड़ाई की हालत में हो और जब तुम्हें दुश्मन से बदला लेना है तो एक चीज याद रखो, गुस्सा दुश्मन से नहीं करना है. गुस्सा अपने वालों से कर सकते हैं, दुश्मन से सिर्फ दुश्मनी करना है. That's great, sir. I mean, as a ex-defense person also, and as a citizen, these things keep coming to our mind. And so you had such wonderful appointments, very responsible appointments, I must say. And all of us will agree that you proved whatever responsibilities were given to you. As a principal advisor to Minister of Defense, planning all these operational, tactical and strategic level planning, especially during Ops Sindoor, can you just say a few words about your exact role as a principal advisor? See, it was very simple. Principal advisor, I was just an advisor. करने वाले बाकी सारे दूसरे थे. With my experience, with the past record that I had, and when Raksha Mantri was going through all this, what was my job? My job was to advise. And believe me, जो हमारे current lot of officers हैं, whether they are in the military operations branch of all three services, whether they are the intelligence people in all three services, the chiefs, the CDS, they are absolutely 100% professional. उन्होंने जो प्लानिंग की, उन्होंने जो एग्जीक्यूशन का प्लानिंग किया, और जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्मी ने काम किया, जिस तरह से समुद्र में नौसेना ने काम किया, और वायुसेना का काम तो आपने सबने देखा. मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी खास करना नहीं पड़ा, केवल इतना कि मैं ऊपर से देख रहा था, और रक्षा मंत्री जी जब भी वो सब चीज़ देखते थे तो मैं पीछे से आराम से देखता था कि इसमें कोई गलती तो नहीं है. मैं आपको यकीन से दिला रहा हूँ, उस पूरे प्लान में एक भी गलती नहीं थी. That's wonderful, sir. It's very, very nice to hear from your mouth, sir. And as General said, yeah, it's a combined effort of all the arms. I've seen, as been described, both Army as well as Navy. And I participated in some missile firings of BrahMos in Navy also. Correct. Coming to the various modernization which has taken place in many of the defense equipment, sir, and you were in advisory capacity for those upliftments, and just now Ramarao sir has also mentioned about so many modifications done. Sir, what do you think about Akshay-Tir or the modifications which were done in, say, L-70 or ZU-23 guns? We've got artillery officers sitting next to us. And other, of course, various modern equipments.
and just been told by Nilesh also that we modified few of our already imported equipments and they proved beyond what you call as Iron Dome, and we are planning to go ahead not only for Gold Dome but maybe little more than that. So can you just tell about this modernization plannings of various... See, the first thing that we embarked, like distinguished scientist हैं हमारे बीच में. He is not somebody who can be just passed off like that. और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कैसे 1983 से आत्मनिर्भरता शुरू हुआ है और अभी उसको इम्पेटस और जोर से मिला. Sir. तो मिसाइल का तो, एंड अनदर थिंग विच ही मेंशन्ड वेरी क्लियरली वाज व्हाट काइंड ऑफ अ मिसाइल आप फायर करेंगे काउंटरिंग द मिसाइल विच इज कमिंग एट यू, उसका कॉस्ट कैलकुलेशन भी अफोर्डेबल होना चाहिए. सही है. एंड आयरन डोम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है. हमास हो या हिजबुल्ला हो, ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं फाइटिंग अगेंस्ट इजराइल, एंड उसमें अब हुतीज भी ऐड हो गए हैं. आयरन डोम इज एन एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, एयर डिफेंस प्रोटेक्शन मेजर. लेकिन वो हमास और हिजबुल्ला ने भी जुगाड़ लगाया. वो कोई एक सस्ता सा प्रोजेक्टाइल फायर कर देते हैं और मिलियन जरूरत और मिसाइल उसमें लग जाती है. तो ये भी एक है जो प्रॉक्सी वॉर में ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स में ये भी एक शामिल होता है. तो आपको भी उसी तरह से कस्टमाइज करने पड़ते हैं सॉल्यूशन. तो आपने दो मिसाइल के बारे में तो मैं प्रहलाद जी के सामने मैं क्या बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता. लेकिन आपने L-70 और Ju-23 के बारे में बोला, वो मैं आपको बताऊंगा कि जब स्वॉर्म ड्रोन्स मतलब 50, 100, 400 ड्रोन्स एकदम एक साथ आते हैं तो आप कितनी मिसाइल्स फायर करेंगे, क्या करेंगे आप उसके लिए. तो उसके लिए जो L-70 गन होती है ये 1965 के पहले से हमारे यहाँ चल रही है. L-70, Ju-23 ये ट्विन बैरल गन होती है. तो हम तकरीबन आज से 10 साल पहले हमने ये सोचा कि इन दोनों गन्स को अभी फेज आउट कर देते हैं, लेकिन हमें उसका रिप्लेसमेंट कुछ इतना अच्छा मिल नहीं रहा था कहीं से भी. तो हमारे जो एयर डिफेंस गनर्स हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी उसमें बिताई, उन्होंने 3 उसमें मॉडिफिकेशन किए, केवल 3. और पहला वाला था कि जो साइट थी जो एक्चुअली ओपन मैनुअल साइट थी उसमें डिजिटल साइट बनाई, इंडिया में बनाई, बाहर किसी की मदद नहीं ली. दूसरा, उन्होंने जो गन का हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें लेटेस्ट हाइड्रोलिक सिस्टम उसमें लगाया ताकि कंटिन्यूस उसको फायर किया जा सके एट अ रैपिड रेट. और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें एक मॉडिफिकेशन किया जिसको हम एक्चुअल जुगाड़ कहते हैं. जो अम्यूनिशन था जो पहले एक सिंगल शॉट जाता था, उसमें ये नॉर्मल अगर कोई शिकार करना चाहता हो या जिसको जानकारी हो, एक 12 बोर का कार्ट्रिज आता है जिसमें छर्रे होते हैं. तो एक जगह पे, और उसमें हाँ फ्यूज में मॉडिफिकेशन किया गया और वो छर्रे एकदम निकलते हैं. तो अगर दुनिया भर के ड्रोन आ रहे हैं और वो आपने फायर किया तो जितने छर्रे जितने ड्रोन में लगेंगे वो सब गिरेंगे नीचे. तो ये सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय था और ये काम किया, इससे काम हुआ. जितने भी ड्रोन उसने पता नहीं कितने करोड़ों के खरीद के यहाँ पे लॉन्च किया, हमारे वो छर्रों ने उसको बराबर कर दिया. तो एक तो जो हाई एंड हाई टेक्नोलॉजी जो हमारे डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट प्रहलाद रामाराव जी ने बताया, एंड जो नितिन ने भी बताया कि किस तरह से हमारी मेजर सिटीज टारगेट हो रही थी, उनको इन मिसाइल्स ने बचाया. और जो हमारे बॉर्डर एरिया के पास जो सिविलियंस के घर हैं उनको L-70 और Ju-23 का ये मॉडिफिकेशन इसने बचाया. तो ऐसे कई मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से we can say that it's a very good combination of high-end technology and affordable modifications and innovations, जिसकी वजह से you are able to continuously use the old equipment also, and you don't have to always look at a high-tech solution for something which your common sense can address. So I think that is the approach that we have followed. That's really great, sir. Sir, how destructive these two missiles, basically Akash as well as BrahMos? We've seen that their accuracy has been mentioned also, it's very perfect. But for a layman, I mean, how much capability they got to destruct a target?
देखिए, आकाश तो क्लियरली व्हाट यू हर्ड हिम स्पीकिंग एंड व्हाट यू हर्ड नितिन आल्सो स्पीकिंग, आप आकाश में फायर कर रहे हैं, यू आर टारगेटिंग द एनिमी एयरक्राफ्ट्स एंड यू हर्ड द चीफ ऑफ एयर स्टाफ गिविंग आउट हाउ मेनी फाइटर एयरक्राफ्ट्स वी हैव ब्रॉट डाउन, द बिगर एयरक्राफ्ट विच इज द AWACS जिसको हम बोलते हैं, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, ह्यूज, दैट इज द अमेरिकन वन, एंड ये तो ऑब्वियसली द रिजल्ट इज फैंटास्टिक, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है, एंड दिस इज ऑल मेड इन इंडिया। इसका मतलब जितनी भी आपको चाहिए आप यही बना रहे हैं, तो डिस्ट्रक्टिव भी है और कंटिन्यूस आपका लॉजिस्टिक सप्लाई भी है, उसमें अफोर्डेबल भी है। आप डिपेंडेंट नहीं है कि आज ट्रम्प साहब का मूड खराब है तो आपको मिसाइल नहीं मिलेगी, आप अपने बल पे कर रहे हैं काम, ये प्योर इंडियन है। अभी ये ब्रह्मोस जो आपने बताया, दिस इज अ वेरी ग्रेट मॉडल दैट वी हैव अडॉप्टेड विच इज अ जॉइंट वेंचर रशियंस के साथ इंडियन कंपनी, और ये दोनों मिलके द मेन स्टेक होल्डर इन दैट इज इंडियन कंपनी एंड सेकेंडरी स्टेक होल्डर इज द रशियन। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसके तीनों वर्जन हो गए, ग्राउंड से भी है, एयर से भी है और नेवी फ्रॉम द सी ऑल्सो। अब ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको डिटेक्ट करना और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करना, ये बहुत मुश्किल काम है। अब ये जब हमने उनके टारगेट किए, क्या क्या टारगेट किया, और उसमें आप अगर टेररिस्ट कैंप्स को देखें तो हमने स्कैल्प मिसाइल यूज किया वहां पे, तो वो इंपोर्टेड था। हमारा खुद का हमने आकाश यूज किया और जॉइंट वेंचर का हमने ब्रह्मोस यूज किया, तो हमने तीनों कॉम्बिनेशन अपने लिए यूज किए। और नेट रिजल्ट क्या हुआ? नेट रिजल्ट ये हुआ, पाकिस्तान के तीनों जो तंजीम थे उनका इकोसिस्टम हमने इन मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया। हमारा एक भी पायलट या एक भी प्लेन लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया, ये सिर्फ हमने मिसाइल्स ही यूज किए। ग्राउंड वर्जन भी हमारा कोई सोल्जर पार नहीं गया। ये है लेटेस्ट हाईटेक वॉर विच इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स कैपेबिलिटी। अभी तक हमेशा हम हाईटेक वॉर की बात करते थे तो हम गल्फ वॉर में अमेरिकन की टोमाहॉक मिसाइल्स की बात करते थे, हम इजराइल की मिसाइल्स की बात करते थे। अभी दुनिया को बात करनी पड़ेगी इंडिया इज हाईटेक वॉर आर कैपेबिलिटी, तो इसमें लोग नाराज हैं, इसलिए टैरिफ आपके ऊपर लग रहे हैं। सही बात बताई सर, बिल्कुल सही। In continuation of this only, sir, just now you mentioned that Air Chief had announced that we damaged or almost shot down their 6 aircrafts, fighter aircrafts, which has been totally denied by the defense minister, sir. Now, as a general ordinary citizen, isn't it very difficult for us to understand who is right and who is wrong, sir? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, Yes. वो तो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है ना। Sir, तो absolutely. हम तो अपने जैसे, लेट मी टेल यू अबाउट द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, हमारे Sir. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उनसे बढ़िया ऑफिसर मैंने नहीं देखा। इतना बढ़िया ऑफिसर है, इतना सच्चा बोलता है और बोलने में डरता नहीं है। उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने क्लियरली बोला है कि जब हम रडार के ऊपर एनिमी एयरक्राफ्ट को स्पॉट करते हैं और उसके बाद हम मिसाइल फायर करते हैं, तो वो मिसाइल जब तक उस स्पॉट को हिट नहीं कर देती है तो वो ब्लिप रहता है, और वो जब हमारी मिसाइल उसको हिट कर देती है तो वो ब्लिप चला जाता है। ये है हमारा साइंटिफिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द हिट्स ऑन द एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट और वॉट एवर इज हिट इन द एयर। Now, since you asked me about the fighter aircraft, fine, but I will also tell you what we did beyond that. जब हमने उनके ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स को टारगेट किया, जब हमने उनके ग्राउंड बेस्ड रडार्स को टारगेट किया, जब हमने उनके ग्राउंड बेस्ड हैंगर को बोलारे में टारगेट किया, जब हमने उनके 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया जहां पे उनके एयर चीफ और उनके आर्मी चीफ थे, अब मैं और कोई वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, बट वो थे वहां पे, इनको सबको हमने टारगेट करने के बाद हमारे पास प्रूफ क्या था?
हमने अमेरिकन सैटेलाइट कंपनी मैक्सार, आप लोग जाके गूगल पे देखिए, मैक्सार नाम की एक कंपनी है जिसमें सैटेलाइट इमेजरी की सर्विसेज वो बेचते हैं, आप खरीद सकते हैं उसको। हमने खरीदी और हमने वो इमेजरी जब डीजीएमओज लाइव टेलीविजन पे थे, हमने सबको दिखाया, सब मीटर रेजोल्यूशन की वो इमेजरी थी। रनवे के ऊपर छेद किया हुआ है, रनवे के ऊपर गड्ढा पड़ा हुआ है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड है, ये सारा मैक्सार के इमेजेस से हमने किया। चलिए मैक्सार के इमेजेस छोड़ दीजिए, बीबीसी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने अपने आप इंडिपेंडेंटली ये इमेजरी खरीदी, नॉट टू ट्रस्ट एनीवन, विच इज ओके विद अस। हमने जितनी इमेजरी दिखाई, पाकिस्तान ने क्या कोई एक भी इमेजरी आज तक दिखाई? हम तो एविडेंस दे रहे हैं और थर्ड कंट्री की सर्विसेज से दे रहे हैं, ताकि वो हमको ये ना बोलें कि भाई आपका तो एविडेंस ठीक नहीं है। हमको उनके एक्यूजेशन से ज्यादा चिंता नहीं होती है, पर हमारे देश में भी कुछ चैंपियंस हैं जो हमको बोलते हैं एविडेंस दिखाओ। Thank you, sir. As we just discussed about the pause of Ops Sindhu, sir. Now, as we targeted their exact locations and we claim that yes, we destroyed their locations or hideouts or whatever stays. Sir, after this particular targeting their locations, is there any significant reduction of reports of crossing over or terrorist action which are notable? देखिए, टेररिस्ट, प्रॉक्सी वॉर, हाइब्रिड वॉर, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर, ये सब टर्म्स हैं एंड पाकिस्तान यूजेस ऑल ऑफ देम. इफ यू रिकलेक्ट, जुल्फिकार अली भुट्टो, क्वाइट अ फ्यू ऑफ द चिल्ड्रन हियर वर नॉट इवन बॉर्न व्हेन ही वाज हैंग्ड टिल डेथ. वो प्राइम मिनिस्टर थे उनके. ये पाकिस्तान आपका एक ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा आपको सरदर्द देगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. उनका बिहेवियर हमेशा ऑकवर्ड रहेगा. वो जितनी मार खाएगा उसके बाद दोबारा उठ के खड़ा होगा और कुछ ना कुछ फिर करेगा. जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला था कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, उसका अर्थ क्या है? आप मुझे कितनी ही सजा दो, मैं फिर उठ के आपको कुछ ना कुछ तंग करूंगा. अब इशू ये है, आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, आपको अपने लोगों का वेलफेयर देखना है, आपको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है. क्या आप एक पुलिस स्टेट बन सकते हैं जैसे पाकिस्तान है? पाकिस्तान की खूबी ये देख लीजिए, नेगेटिव वे में बोल रहा हूं, पॉजिटिव नहीं है वो. उनका कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल नहीं रहता. वो इलेक्ट होता है, सिलेक्ट होता है, जो भी होता है, उसके बाद या तो वो सऊदी अरेबिया भाग जाता है, या उसको जेल में बंद कर देते हैं, या उसको लटका देते हैं. और जो नहीं लटक पाए, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसको आतंकवादी उड़ा देते हैं. तो वहां पे पॉलिटिशियन बनना बहुत ही डेंजरस जॉब है. हमारे यहां पे पॉलिटिशियन बनना एक कॉमन काम है. तो दोनों देशों में फर्क देखिए आप सर. और उससे बड़ा फर्क आप देखिए, वहां पे उनका जो साइंटिस्ट एक न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब बनाता है बाहर से चोरी करके, उसको जेल में डाल दिया जाता है. हमारे यहां पे जो बनाता है बगैर चोरी किए हुए, वो प्रेसिडेंट बन जाता है. तो पाकिस्तान अपना व्यवहार वैसा ही रखेगा जैसे उसका स्वभाव है. सर, हम वैसे ही रहेंगे जैसे हमारा स्वभाव. thank you, sir. So recently we've seen that in Ukraine and Russia conflict, Operation Spiderweb, which was carried out by Ukraine, it was a very, Russia was taken for a surprise by loss of so many fighter aircrafts by just few of their drones. Are we evolving our warfare strategy after having that experience? ये ब्रिगेड कमांडर सामने बैठे हैं, मैं इनकी सीक्रेट नहीं बताऊंगा, बट वी आर इवॉल्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दिस इज माय पॉइंट टू एवरी सिटीजन हियर. हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट इन द पीपल हु वेयर यूनिफॉर्म. हैव फुल फेथ इन योर लीडरशिप विच इज इलेक्टेड बाय यू. एंड दिस इज इंडिया, दिस इज नॉट सम अदर कंट्री विच इज, जिसको बनाना रिपब्लिक हम बोलते हैं. सिर्फ ये है कि आने वाली पीढ़ियों को और खास तौर पे जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, उनको एक तरीके से सोचना चाहिए कि कोई सेट पीस सोल्यूशन नहीं है.
आने वाली लड़ाई अलग किस्म की है। जैसे आपने स्पाइडर वेब के बारे में बोला, 4000 किलोमीटर अंदर भेज के आप डेप्थ एरिया में, अब उसका मतलब ये है कि आप लोगों को भी सोचना है। आप छत्रपति संभाजी नगर में बैठ के ये मत सोचिए कि आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, आपको भी तैयार रहना है। और आप सभी देश की आंखें हैं, देश के कान हैं। आपको जो भी कुछ गलत दिखता है आपको बताना है। आपको कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि मुझे किसको क्या बताना है। अगर रशिया में उनके आंख कान ठीक होते तो ये स्पाइडर वेव होना ही नहीं था। 4000 किलोमीटर अंदर जाके अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका इंटरनल जो सिस्टम है सिक्योरिटी का वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अगर हमारे यहाँ पे इंटरनल सिस्टम आज देखें तो हम तो कॉम्प्रोमाइज से भी बदतर हैं। तो हमें उसको ठीक करना है और वहां पे सिटीजन्स का रोल बहुत प्रोमिनेंट है। That's a very important and pertinent suggestion which you have given to the ordinary citizens. We have to be very careful, obviously, what is going around us, and we should be obviously keeping track, and whenever required, keep concerned people informed so that we can avoid. Mohan, I want to interject here. I will tell you, once I had gone to Israel, and I had gone as the DG DIA intelligence agency का, and I wanted to visit their southern city of Eilat, which is across that Negev desert, काफी दूर है। तो मैंने बोला था कि मुझे I don't want an Israeli military vehicle, please give me a taxi and I'll go in that. इजरायली इंटेलिजेंस इतना तेज है कि दे हैड फाउंड आउट मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ, एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। वो टैक्सी में मैं जैसे ही बैठा तो उसमें मराठी गाने चल रहे थे। द ड्राइवर वॉज फ्रॉम मुंबई, ही वॉज अ जू फ्रॉम मुंबई शिवाजी पार्क। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। एंड वेन वी वर ड्राइविंग ऑल थ्रू आई रियलाइज्ड ही वॉज टॉकिंग टू मी इन मराठी, और वो सब तरफ ऐसे देखता था ड्राइव करते करते, उसकी नजर सब तरफ थी और उसकी नजर सब तरफ थी। तो मैंने उसको मराठी में पूछा कि काय बघतोय बाबा, काय करणार आहेस तू हे सगळं बघून? तो इसे वो जो सनशेड होता है उसको उसने लोअर किया, उसके ऊपर 4 नंबर्स लिखे हुए थे। उसने बोला सर कुछ भी गलत मैं डिटेक्ट करूंगा तो मैं यहीं से फोन कर दूंगा। ये सिटीजन का रोल है। वो जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर, वो सिटीजन था। ये यंत्रणा हमें अपने यहाँ पे लानी है। कौन लाएगा? जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारा कुछ राज्य सरकार के अंदर आता है, स्टेट पुलिस के नीचे आता है। ये अभी आपको करना पड़ेगा। आप कितने दिन और इंतजार करेंगे? Thank you, sir. Coming to a slightly sensitive issue, sir. I mean, what's your opinion about reclaiming? I'll use either POK term or maybe POJK terms. What do you think, sir, about reclaiming this? ये तो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने बोला है ना Sir, ये तो पार्लियामेंट में पास हुआ है कि POJK इज आर्स। अभी POK और POJK का मैं आपको फर्क बता देता हूं सो दैट पीपल आर नॉट कंफ्यूज्ड ऑन दिस। sir. जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो जम्मू के नॉर्थ वाला आता है, लेकिन पाकिस्तान फॉर सम स्ट्रेंज रीजन लुक्स एट दैट जम्मू एरिया एंड कॉल्स इट अ वर्किंग बाउंड्री। तो हम लोगों का जो एनालिसिस था उसमें हमने एनालिसिस ये किया कि मान लो हमने POK कल को ले भी लिया, वो बोलेगा नहीं ये POK नहीं है, ये तो वर्किंग बाउंड्री है। तो इसलिए हमने उसका टर्मिनोलॉजी चेंज करके POJK किया और POJK करके सो दैट द एंटायर थिंग इज लुक्ड एट एज वन लीगल स्टेटस। नाउ योर पॉइंट अबाउट रिक्लेमिंग, रिकैप्चरिंग, इंटीग्रेटिंग, जो भी वर्ड आपको सूटेबल लगे उसको यूज कर लीजिए। मॉडर्न वॉरफेयर में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज अ काइनेटिक ऑप्शन जिसमें आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से ले लें। उसके अलावा नॉन काइनेटिक या नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। आप सबको ये जानना चाहिए कि आज की लड़ाई में कई ऑप्शन होते हैं जिसमें लड़ाई नहीं होती है लेकिन रिजल्ट आता है। रिजल्ट कई बार आता है बिकॉज ऑफ अननोन मैन, रिजल्ट कई बार आता है बिकॉज ऑफ वहां पे कुछ रिवोल्ट हो जाए। ऐसे बहुत ऑप्शन है हमारे पास। वी शुड कीप ऑल ऑप्शन ओपन। I will not
go into for asking about that unknown answer, because again, that will be too many rats out of the box. Sir, considering the current geopolitical conflicts among many countries, do you think that we are slowly approaching towards Third World War? Currently, there are 6 major conflicts which are either going on or temporary halt, whichever you can look at. And there are many more conflicts which are brewing, चल रहा है. लेकिन उसको छोड़िए एक साइड में. What is the reason that you think Third World War will happen? And Third World War of what type? Military conflict or any other conflict? तो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो ठीक है, एवरीथिंग इज विजिबल कि ये लड़ रहे हैं. देर आर सम वॉर्स विच आर गोइंग ऑन और सम कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर गोइंग ऑन विच आर नॉट विजिबल टू अस, बट दोज कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन. तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है विच इज कॉल्ड द साइबर वॉर. वो चल रहा है, इट इज गोइंग ऑन. आपकी दुनिया भर की साइट्स, आपके वेब पेजेस, आपके डेटा सेंटर्स कंटिन्यूसली अटैक होते हैं. ये जो साइबर वॉर है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन ये चलता रहता है. और इसके लिए यू डोंट नीड अ सेपरेट मिलिट्री विच इज डिक्लेयर्ड. अब जैसे चाइना में है साइबर वॉरियर्स. नाउ साइबर वॉरियर्स, सम ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ देयर पीपल्स लिबरेशन आर्मी. मोस्ट ऑफ देम आर कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन. मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स हु आर डूइंग सम जॉब. एंड जैसे ही कुछ होता है चाइना के अगेंस्ट, वो किसी ऑर्डर के लिए वेट नहीं करते हैं. दे जंप ऑन टू द सोर्स जहां से चाइना के अगेंस्ट कुछ बोला गया है, चाहे सोशल मीडिया पे है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे है. बट दी साइबर वॉरियर्स इमीडिएटली जंप. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे ऊपर भी जो कंटिन्यूस साइबर अटैक्स होते हैं, आप ये ना सोचें कि ये साइबर अटैक सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से ही होते हैं. There are many countries which are used as a third country base जहां से हमारे ऊपर अटैक होता है. अब ये अटैक कौन करा रहा है, ये डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज देर इज अ नेटवर्क जहां पे 2-3 कंट्रीज के थ्रू वो साइबर अटैक हमारे ऊपर आता है किसी वेबसाइट के ऊपर. तो आपको इस समय क्या करना है, आपको अपना साइबर डिफेंस मजबूत करना है. और यहां पे अगेन एवरी सिटीजन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपना लैपटॉप, अपना डेस्कटॉप, अपना मोबाइल इसको सिक्योर रखेंगे, और आपको लालच दिया जाता है इन साइबर वॉर में, और ये एक इंग्रेडिएंट है थर्ड वर्ल्ड वॉर का. क्योंकि अगर आपने किसी का डेटा ले लिया या किसी को पैरालाइज कर दिया तो क्या लड़ाई लड़ेगा. एक छोटा सा देश है एस्टोनिया करके, 2007 में उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे रशिया नाराज हो गया. रशिया ने उसके बाद बोला ठीक है आपको सबक मिलेगा. 7 दिन तक एस्टोनिया के एटीएम नहीं चले, उनकी एनर्जी पैरालाइज हो गई, उनकी मोबिलिटी पैरालाइज हो गई, वो हिल नहीं पाए बिल्कुल. पानी बंद हो गया. रशिया ने बोला मैंने नहीं किया है, लेकिन 7 दिन तक उनको हिलने नहीं दिया. आज भी रशिया बोलता है मैंने नहीं किया है. उससे सबक क्या सीखा, या तो एस्टोनिया के पास एक तरीका था कि मैं डर जाऊं, उन्होंने भी डरने का ऑप्शन नहीं रखा, और उन्होंने अपना पूरा डेटा रेप्लिकेट करके एक थर्ड कंट्री लग्जमबर्ग में रख दिया. आप हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढना चाहिए. एक साइबर वॉरफेयर है और एक अगला वॉरफेयर जो कंटिन्यूसली चलता है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. हमारे यहां पे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, कुछ यहीं पे जनरेट होती है जो देश के खिलाफ होती है. ये भी तो वॉरफेयर है. इसके लिए कोई अलग से तैयार नहीं करने पड़ते हैं, कुछ चैंपियन हमारे यहीं से तैयार हो जाते हैं. तो ये दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द अदर साइड. जो जनरल रावत हमेशा बोलते थे वी हैव टू फेस 2.5 फ्रंट, वो ये हाफ फ्रंट वाले हैं. सर, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर, इफ यू आस्क मी, इट इज इन प्रोग्रेस. thank you, sir. Sir, during Operation Sindoor, we realized that it just lasted, the first attack on between 6 and 7 night for about say 20-24 minutes. And first tweet was done by Honorable Defense Minister around 1:34-1:35 minutes. But surprisingly, there were tweets going on social media
and I was going through Google and I found out that the first tweet was given by one Pakistani at 1.20, that is 1.2 at night. He just said that yes, fighter aircrafts are on and they are targeting in possibly Pakistan. So this use of social media, especially mobiles and all, what do you think, sir? I mean, what we should have, what type of habits we should develop, or considering all these latest technologies? Honorable Raksha Mantri Rajnath ji tweeted, you're right. And then I was observing and Pakistani started targeting that tweet, जिसको ट्रोलिंग हम कहते हैं. And then within an hour I tweeted. My intent of tweeting was to take away all that rubbish which was going on that other tweet, and it happened. So all these Pakistani handles and even some from inside here, they started trolling me. This is new form of warfare. This is what will happen. तो आपको वहाँ पे भी जो इंफॉर्मेशन स्पेस है, जैसे आपकी बॉर्डर के पास बैटल स्पेस होती है, कॉम्बैट स्पेस होती है, तो वैसे ही इंफॉर्मेशन स्पेस होती है. और जब आप इंफॉर्मेशन स्पेस में आप ट्वीट करते हैं तो व्हाट यू हैव डन इज यू स्टार्टेड योर जर्नी ऑन द इंफॉर्मेशन हाईवे, और उस हाईवे पे आपको टारगेट किया जाता है. अब यहाँ पे काफी सिटीजन हैं जो आके राजनाथ जी को भी या मुझे भी बोल रहे थे, सर वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन. लेकिन जो पाकिस्तान के या थर्ड पार्टी जो ट्रोलिंग हो रही थी, उनको ये लोग टारगेट नहीं कर रहे थे. तो अभी ये नई लड़ाई में इंफॉर्मेशन हाईवे या इंफॉर्मेशन स्पेस में भी लड़ाई लड़ना सीखना पड़ेगा कॉमन सिटीजन को भी. अगर आप पेट्रियट हैं तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी. वहां पे देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो आपने अपनी कमर कस के उसके खिलाफ पड़ जाना है अच्छी तरह से. That's great. आप ये देखिए 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है आपकी, 140 करोड़, उसमें से 70% पीपल आर यूटिलाइजिंग डिजिटल डिवाइसेस. So, तो व्हाई शुड वी नॉट हैव एवरीवन एज अ वॉरियर, बिकॉज देश के फेवर में तो सबको बोलना चाहिए. तो वहां पे ये थोड़ी है कि आप लड़िए, मैं जरा सो के आता हूं. हाँ, या sir, I think we'll finish it off. And as a last question, I just want to know, sir, do you have any particular message for ordinary citizen or society in general, or the NCC cadets who are listening to you, sir? देखिए, सबके लिए एक मैसेज है. ये हमारा देश है. हमारे देश की जो स्वतंत्रता हुई है, और उस स्वतंत्रता को आप देखिए 1947, चाइना उसके 2 साल बाद स्वतंत्र हुआ, इजराइल 1 साल बाद हुआ, जापान पूरी तरह से 1945 में डिस्ट्रॉय हो गया था, जर्मनी 1945 में डिस्ट्रॉय हो चुका था. उनकी जगह कहां है और हमारी जगह कहां है? अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच गए हैं तो उसका क्या कारण है? अब ठीक है, हमारे यहां पे पिछले 70-80 साल में जो भी हुआ होगा, लेकिन अभी कम से कम अभी हमें ये बताया गया है, सबको बता दिया है कि जब 100 साल पूरे होंगे 2047 में, तो उस समय तक हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है. मतलब आपसे पूछा नहीं है कि बनना है कि नहीं, आपको बता दिया गया है कि आपको बनना है. और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारी जवाबदारी है. और अगर हमारी जवाबदारी है, हम सबको काम ज्यादा करना पड़ेगा. डायरेक्शन आपको बता दी गई, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. अब आप देखिए चाइना में वर्क कल्चर क्या है. वहां पे एक टर्म यूज होता है 996, मतलब 9 to 9, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 तक काम करना है, 6 days a week. हमारे यहाँ पे किसी ने, एक बड़े फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट L&T, उन्होंने बोला कि ज्यादा काम करना पड़ेगा, पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ गई. तो ये जो सोच है कि कोई और काम करेगा मैं मजे करूंगा, या दूसरी चीज कि हम विकसित भारत होंगे तो हम सिर्फ विकसित की बात करेंगे. अभी कितने लोगों ने यहां पे शुरू में बोला कि आप विकसित हैं. प्रहलाद जी ने बोला कि आप विकसित हैं, लेकिन आप अगर सिक्योर नहीं हैं तो आपके उस विकसित होने का अर्थ क्या है? आप 2047 में विकसित होंगे और दोबारा आप गुलाम बनेंगे क्योंकि आप सिक्योर नहीं हैं. तो हमें विकसित भारत, सुरक्षित भारत दोनों साथ में लेके चलना है.
और इसमें हर एक व्यक्ति का देश में योगदान करना है। फंडामेंटल राइट्स आप सबसे पहले जानते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, यहां पे जितने लोग बैठे हैं, कितनों ने कॉन्स्टिट्यूशन फिजिकली हाथ लगा के देखा है? हाथ ऊपर कीजिए। पढ़ा कितनों ने है? ये प्रॉब्लम है। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, पढ़िए, समझिए। उसमें एक सेक्शन 51A है, उसमें दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। एक बार पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आपसे एक्सपेक्टेशन देश की क्या है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं, देश हमारा है, हमें देश में काम करना है, हमारी लड़ाइयां हमें लड़नी है। हम बाहर के देश से किसी से मदद मांग के अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। यही मेरा संदेश आप सबके लिए। Thank you very much, sir. That's a really wonderful advice you have given. And we as a citizen, we must know our constitution. I'm lucky at least to touch the constitution, but I owe that, sir. I have to go and read it, and definitely I'll go and read it about, especially the para which you mentioned, sir. So there's a question which has come, obviously, a little interesting question. With your all expertise, what do you think about escalation metrics in war? देखिए, जब भी प्लानिंग होती है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की हो, मतलब काइनेटिक वॉरफेयर की हो या नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की हो, तो एक प्लानिंग प्रोसेस में सिंपली आपको हिंदी में मैं बता देता हूं। जैसे एक सीढ़ी होती है, आप दीवार के साथ लगा के आप सीढ़ी चढ़ते हैं, तो एक एक उसकी, जिसको हम पायरी बोलते हैं, पायरी पे हम पांव रख के ऊपर जाते हैं। तो एस्केलेशन मैट्रिक्स का ऑफ सिंदूर में आप देख लीजिए, सबसे पहले उन्होंने हमारे 26 सिटीजन्स को मारा, टूरिस्ट को मारा, जिनका कोई लेना देना नहीं था इस चीज से। तो उसका रिस्पॉन्स किसको देना चाहिए? तो उनके टेररिस्ट को देना चाहिए। तो आमची पहली पायरी काय होती? उनके टेररिस्ट स्ट्रक्चर को हमने डिस्ट्रॉय करना है या डैमेज करना है, वो हमारा पहला वाला था। और उसके बाद डू यू क्लाइम द नेक्स्ट स्टेप? उसके पहले द डीजीएमओ, बोथ द डीजीएमओ स्टॉक एंड वी टेल देम, और ये हमने पहले भी किया है, वी टेल देम दैट हमने टेररिस्ट टारगेट किया बिकॉज ऑफ what happened on 22nd of April. This is our response. And he says, okay, but he escalates. Now we have not escalated. He escalates. So he's climbed the next step of targeting our civilians. So we don't talk to him now and we target his air bases. पुढची पायरी आपण चढलो. So that is the third step that we climbed. And then he rings up to say enough. So escalation matrix में there is always an exit clause which if you want an honorable exit it is available, but if you want to climb more we are ready. We have paused it presently. We have paused in the kinetic domain, but we have told him कि ये Indus Water Treaty हम revise करेंगे. So at least in the non-kinetic domain the option is still going on. Thank you very much, sir. Any questions? Want to take from the audience? एक महाराष्ट्रीयन माणूस इतक्या मोठ्या पोस्टवर गेलाय आणि निश्चितच आम्हाला सगळ्यांना गर्व आहे तुमचा. तुम्ही आम्हाला खूप गोष्टी समजावून सांगितल्या. एक छोटासा प्रश्न असा आहे की गव्हर्नमेंट आणि मिलिटरी बाहेरच्या शत्रूशी लढायला तर पुरेशी आहे, ती अंतर्गत शत्रूच्या बाबतीत काही विचार करते का? आणि आम्हाला सेफ राहण्याकरता आम्ही तुम्ही मार्गदर्शन केलं की आम्ही काय करायला पाहिजे, पण मिलिटरी अंतर्गत शत्रूंकरता काही करते आहे का? हे बघा, गव्हर्नमेंट जशी चालते किंवा गव्हर्नमेंटचे जे चालायसाठी गाईडलाईन्स असतात त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला थोडंसं सांगतो. 2 डॉक्युमेंट्स आहेत, त्या 2 डॉक्युमेंट्समध्ये कोण काय करेल ते एक डॉक्युमेंट ते आहे आणि ते कसं करेल ते दुसरं डॉक्युमेंट आहे. आणि तिसरं एक डॉक्युमेंट आहे, त्याला युनियन वॉर बुक म्हणतात. तर पहिलं वालं आहे ॲलोकेशन ऑफ बिझनेस रूल आणि ट्रान्झॅक्शन ऑफ बिझनेस रूल. ॲलोकेशन म्हणजे कोणतं मंत्रालय काय करेल, राज्य सरकार काय करेल, केंद्र सरकार काय करेल, ते ॲलोकेशन ऑफ बिझनेस रूलमध्ये. कसं करेल ते ट्रान्झॅक्शन ऑफ बिझनेस रूल लिहिलेलं आहे सगळं. युनियन वॉर बुकमध्ये पीस टाइम मध्ये कोण काय करेल, मिलिटरी काय करेल, स्टेट पोलीस काय करेल, प्रत्येक मंत्रालयाबद्दल दिलेलं आहे. शॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे अजून कॉन्फ्लिक्ट झालं नाही, पण शॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कोण काय करेल
आणि कॉन्फ्लिक्टच्या ड्युरेशनमध्ये कोण काय करेल क्लिअरली दिलेलं आहे. बरं, याच्यात जे आंतरिक गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी पॉवर कोणाला आहे? स्टेट पोलीस, बरोबर आहे. CRPF, BSF हे गृह मंत्रालयाखाली आलेले जितके लोक आहेत, CID, इंटेलिजन्स ब्युरो, याच्यात मिलिटरीचा रोल नाही आहे. मिलिटरीचा रोल क्लिअरली बाहेरच्या शत्रूसाठी आहे. पण जिथे पोलीस फेल होईल किंवा पोलीसला मदत लागेल तेव्हा तिथले जे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट असतात ते लिहून देतात आणि मग मिलिटरी येते. जेव्हापर्यंत लिहून देत नाही तेव्हापर्यंत मिलिटरी आंतरिक गोष्टीत बिलकुल दखल देत नाही. आणि ती इतकी चांगली एक सिस्टम आहे ज्याच्यामुळे आजपर्यंत तुम्ही पूर्ण दक्षिण एशियामध्ये बघा, कोणत्याही देशात दक्षिण एशियामध्ये तुम्हाला असं दिसते का की मिलिटरीनी इंटरनल कू किंवा ज्याला आपण म्युटिनी किंवा जे काही म्हणायचं आहे, मिलिटरी रूल पाकिस्तानमध्ये दर 4-1 वर्षात येतं, बांगलादेशमध्ये तसंच आहे, श्रीलंकेमध्ये तसंच आहे, मालदीवमध्ये तसं आहे. पण इंडियन मिलिटरी हॅज ऑलवेज रिस्पेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन अँड लेट इट रिमेन लाईक दॅट. Please do not encourage military to do something which is not their business. If internally there is some weakness, please strengthen the police, please strengthen the internal governance, but don't involve the military in issues which are not supposed to be theirs. Yes, thank you so much, sir. Thank you for the clearance. गुड इवनिंग सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर. सर मेरे आपसे 2 सवाल है. पहला कि जब आप वो रूम में होते हो जहाँ पे ऑपरेशन डिसाइड होते हैं तो आपका माइंड डेफिनेटली बहुत प्रेशर में होता होगा, तो उस समय आप क्या सोचते हो, आप अपने माइंड को कैसे काम रखते हो? और दूसरा, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर? जितने भी यहाँ मिलिट्री वाले बैठे हैं ना, हमारे ऊपर ट्रेनिंग में ही इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि लाइव में हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. नहीं सर, एज एन एडवाइस कि हम हमारे माइंड को कैसे काम रखें. आपने रैगिंग तो बंद करा दी. हम ऑफिशियली नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे ऊपर ट्रेनिंग में इतना प्रेशर होता है कि लाइव वॉर सिचुएशन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का. हम बिल्कुल कामली जाते हैं. गुस्से में कभी हम लड़ाई नहीं लड़ते. हमारा कभी ये टर्मिनोलॉजी जो आजकल हम सुनते हैं ना, नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है. दूसरा, न्यूक्लियर वॉर के बारे में, अगर आपका एक स्टूपिड नेबर है तो कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है. और उसके लिए एक तो है काउंटर ऑफेंसिव, मतलब जैसे डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट प्रहलाद रामाराव जी ने बोला कि मिसाइल हवा में ही डिस्ट्रॉय करना या उनके बेसिस डिस्ट्रॉय करना, ये एक ऑप्शन तो आपके पास है. लेकिन प्रोटेक्टिव मेजर भी हमें शायद दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हमारे सिटीजन्स कैसे सेफ रहेंगे. और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम लोग पूरा अपना एयर डिफेंस सिस्टम रिवाइटलाइज करेंगे. लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ, बहुत सारे देशों में मैंने देखा है, वहाँ पे स्कूल्स में सिविल डिफेंस ड्रिल्स होती हैं. हमारे यहाँ बहुत सालों बाद यहाँ पे सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल शुरू हुई. मैं 1965 वॉर के टाइम पे मैं स्कूल गोइंग बच्चा था, आई थिंक 3rd में था, दिल्ली में. मेरे पिताजी वहाँ पोस्टेड थे. तो वहाँ पे ये अलार्म्स होते थे, सायरन्स बजते थे, एयर रेड के सायरन, और हमारे घर के सामने हमने ट्रेंच बनाया हुआ था. हम दौड़ के वो ट्रेंच में चले जाते. मैंने अभी चेक किया, जब ये सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल्स के बारे में हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सिविल डिफेंस की एक अलग डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के. इट बिकेम क्वाइट अ शॉकिंग न्यूज टू अस टू नो दैट मेनी डिस्ट्रिक्ट डोंट इवन हैव सायरन्स. तो हम जब कुछ हमारे सर पे पड़ता है तो हम जाग जाते हैं एकदम. तो ये इट वाज क्वाइट अ शॉक टू रियलाइज दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज टर्निंग अराउंड एंड सेइंग कि मेरे पास तो सायरन ही नहीं है. तो ये कैसे, मतलब ये हम आपने सब हमारे ऊपर ही छोड़ दिया है क्या? आई थिंक सिविल डिफेंस ऑल्सो हैज टू वेक अप एंड दे हैव डन अ लॉट इन द लास्ट अबाउट 6 months. They have done a lot, but what has not been done in the last 60 years and suddenly you expect it to be done in 6 months is not possible. So I think जैसे हमारे डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ने बोला, जो कर रहे हैं वो बढ़िया करिए, देश के हित में करना है और पूरा कीजिए.
तो ये तो कम से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स को ये समझना चाहिए कि अगर ये डेफिशिएंसी आज है और हमारे सिटीजन उसमें अगर मरेंगे तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप हमारे ऊपर छोड़िए, हम जो बॉर्डर पे करेंगे वो करेंगे। और न्यूक्लियर वॉर, आप ये एकेडमिक क्वेश्चन नहीं है। मैं अगर आपको बोलता हूं कि चाइना भी कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है, उसके बाद क्या? उसके बाद बचना है ना, तो वो तैयारी करना चाहिए और फोकस उस पर होना चाहिए और सवाल उस पर होना चाहिए। राइट सर, इफ़ यू कुड आंसर वन क्वेश्चन, जैसे हमारा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है सर, तो हम इमेजेस से देख सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस से, कि उन्होंने लोड कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स, तो क्या तब भी हम नो फर्स्ट यूज़ फॉलो करेंगे और उनको अटैक नहीं करेंगे? किसने बोला है कि नो फर्स्ट यूज चेंज नहीं हो सकती? राइट, थैंक यू सर। कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोसेस, कोई भी चार्टर is not cast in stone. When the time comes, it will be reviewed. But as of now, why should I imagine of something? And even if I imagine, why should I tell you? सर, मी जाधव, मला एक छोटासा प्रश्न विचारायचा आहे. आपण सर्व भारतीय वारंवार पाकिस्तानचा उल्लेख करतो किंवा पाकिस्तानला दुश्मन समजून वागत असतो, पण पाकिस्तान एक कुत्र्यासारखं आहे, त्याचं शेपूट वाकडं राहणार आहे. थोडं झालं की त्याला ठेचायला पाहिजे आणि आपण चायनाला समोर ठेवायला पाहिजे. कारण जगामध्ये जर बघितलं तुम्ही, सर्व बाबतीत चायना टॉप मोस्ट झालेला आहे. न बोलताही चायनाची जागतिक किंमत खूप वाढलेली आहे. तर 2047 पर्यंत जायचं असेल तर आपल्याला चायनाला फॉलो करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं सर. पाकिस्तान बद्दल तुम्ही छान शब्द वापरले, त्याच्याबद्दल अभिनंदन. पण चीन बद्दल मला असं वाटतं की चीनने इतकी प्रगती केली तर पहिले ते तर बघा की आपण का नाही केली. जर त्यांनी जास्त काम केलं, जास्त सपाटून काम केलं, तर आपल्याला कोणी थांबवलं होतं काम करायसाठी? तर चीनशी जर तुम्हाला युद्ध करायचं आहे, आर्थिक युद्ध होईल सगळ्यात पहिले तुमचं. तुमची आर्थिक परिस्थिती टिल अबाउट 1990 or around that time, the economic matrix of both the countries was same. But suddenly they took off. Obviously, they got help from USA also. But actually, if you look at it, आपल्या देशात वेस्टेजेस खूप आहेत, डुप्लिकेशन खूप आहे, फोकस कमी आहे, इंडिव्हिज्युअल स्वतःच्या बेनिफिटवर फोकस जास्त आहे, देशाच्या ग्रोथ आणि देशाच्या सिक्युरिटीवर फोकस कमी आहे. माझं एकच म्हणणं आहे की चायनाकडे बघा, शिका कसं त्यांनी स्वतःला प्रगतीच्या मार्गावर इतक्या सपाटून नेलेलं आहे. आपण लढू शकू, पण पहिले कमीत कमी मजबूत व्हा, त्यांच्या जितके मजबूत व्हा. आणि नॉर्मली लोकांना असं वाटतं की सैन्यातला अधिकारी आहे तर लढाईबद्दलच बोलेल. मी तुम्हाला सांगतो की सैन्यातला कोणताही अधिकारी लढाईचा इच्छुक नसतो, पण मजबूत सैन्य असलं तर लढाई होत नाही. तर म्हणून आपल्याला जर चीनकडनं लढाई अवॉइड करायची आहे तर सगळ्यात पहिले चीन जितकी मजबूती आपल्याला आणावं लागेल. आणि ते नुसतं सैन्य मजबूती नाही, आर्थिक मजबूती सगळ्यात महत्वाची आहे. आणि ती आर्थिक मजबूती सहज आपल्याकडे येऊ शकते जर आपण सगळे मिळून त्या भागात फोकस केलं तर. सर, गुड इव्हनिंग सर. मी विनय राऊत. एक प्रश्न असा विचारायचा होता सर की जसं आपल्या यांनी नारी शक्तीबद्दल आपण जे दाखवलं, तर पुढचं जे डेव्हलपमेंट असेल त्याच्याबद्दल आपण काही सांगू शकाल का? म्हणजे नारी शक्तीनं जे ड्रोन्स वगैरे पाळले त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये नारी शक्तीचा उपयोग झालाय आणि तो पेशन्स, ते त्या गोष्टी खूप घेण्यासारख्या होत्या. आणखीन त्याच्याबद्दल आणखीन काय सांगू शकाल का? अरे, नारी शक्ती तर आपल्याला आधीपासूनच मिळालेली आहे. राधा कृष्ण, सीताराम, पहिले काय येते? आपल्याला कोण शिकवू शकते नारी शक्तीबद्दल? आपल्याला कोण सांगणार आहे फेमिनिझम? इट्स अ वेस्टर्न कन्सेप्ट. आपलं नारी शक्ती म्हणजे आपल्याकडे जे स्त्रियांचं जे स्थान आहे ते सगळ्यात महत्वाचं आहे. म्हणून आपलं छत्रपती शिवाजींना कोणी शिक्षण दिलं? जिजाबाईंनी दिलं ना. जिजाबाई केम्ब्रिज किंवा स्टॅनफोर्डला तर नव्हते गेले ना. आपल्याला कोणी शिकवू नाही शकत की नारी शक्तीसाठी काय करायचं. आर्म्ड फोर्सेसमध्ये, मिलिटरीमध्ये आमच्याकडे ऑफिसर्स आहेत, लेडी ऑफिसर्स आहेत,
आम्ही लेडी ऑफिसर वगैरे कमी म्हणतो, ऑफिसर्सच म्हणतो, आणि ते सगळे चांगलं काम करून राहिले, बेस्ट पॉसिबल. कारण आमच्याकडे जे इथोज आहे, आमचे ट्रेडिशन्स आहेत, आमचं ट्रेनिंगचं सिस्टम आहे, आम्ही सगळ्यांना समान मानतो आणि ते लोक चांगले आहेत. आता फायटर पायलट्स आहेत आपल्याकडे, हेलिकॉप्टर पायलट्स आहेत, रडार ऑपरेटर आहेत. तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा उरीचा हल्ला झाला होता, सर्जिकल स्ट्राईक्स केलं होतं आपण, आणि त्यावेळेला जे आपले रडार ऑपरेटर, सगळ्यात चांगली रडार ऑपरेटर होती ती एक मुलगी होती आणि तिला अवॉर्ड मिळाला त्याचा. तर आम्ही उगाच जास्त पब्लिसिटी देत नाही, कारण मग त्यांना धोका होतो त्याचा. DRDOमध्ये कितीतरी लेडी वुमेन सायंटिस्ट आहेत, इस्रोमध्ये आहेत. कोणी आम्हाला शिकवू नका, आमचं सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे. तुमच्याकडे आहे पद्मश्री. बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंदारे सर एवं सर्जन कैप्टन मोहन रोटे सर. आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंदारे सर को प्रत्यक्ष सुन पाए. ऑपरेशन सिंदूर का आंखों देखा कार्य हम सुन पाए. हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स. तो अगर हमारे पास सरदर्द देने वाले पड़ोसी है तो हमें फक्र है कि हमारे पास ऐसे नेतृत्व है, हमारे पास ऐसे सलाहकार है, हमारे पास ऐसे सैनिक है जो इन पड़ोसियों को सबक सिखा सके. सर, हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपसे मिले मार्गदर्शक पथ पर निश्चित ही हम सजग नागरिक बनकर कार्य करेंगे. धन्यवाद. अब सभी आज के कार्यक्रम के अतिथियों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ राष्ट्रगान के लिए, और आप सभी से नम्र निवेदन है कि राष्ट्रगान को सम्मान देने हेतु आप अपने स्थान पर खड़े रहे. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.